आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि ये पूरा फरवरी लास्ट वीक और मार्च फर्स्ट वीक का मैं एक मेरी तरफ से जो मुझे लगता है सही है एक एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आवे, आपको मेरा व्यू समझ में आवे, आपको मेरा व्यू पसंद आवे, भले मैं गलत जाऊंगा मैं सही जाऊंगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। ना वो आप डिसाइड कर सकते हो ना वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। जो भी होगा मार्च फर्स्ट वीक में अपन को पता चल जाएगा या फरवरी लास्ट वीक तक अपन को पता चल जाएगा कि मैं सही था या मैं गलत था। लेकिन मेरा क्या व्यू है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको वो व्यू पसंद आता है, अगर आप उस व्यू से सहमत हो या असहमत हो, कई बार ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है जो मेरा व्यू है वो आपका व्यू होगा, आपका व्यू अलग भी हो सकता है। लेकिन जब आपको दोनों ही साइड का पता है, अगर आपका व्यू अलग है मेरा व्यू अलग है या आपका और मेरा व्यू मैच कर रहा है, जो भी हो रीजनिंग जो भी हो, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा मैं रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा व्यू है, इंडिपेंडेंट व्यू है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो आप और आपके एडवाइज़र जाने, कि मेरा व्यू है इसमें मैं ट्रेड करूँगा, तो जो भी होना है गेन या लॉस वो मुझे होना है। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं बने हैं, प्रीमियम मेंबर्स, जो हम लाइव निफ्टी जब ट्रेड हो रहा होता है, जब मैं मेरी लाइव एनालिसिस देता रहता हूँ हर 10-10 15-15 मिनट के अंदर, और अगर कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप्स दिखते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वो व्हाट्सएप नंबर है, उस तरह आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, या आपको पहला लिंक पेमेंट लिंक दिख रहा होगा, 850 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आप ज्वाइन हो सकते हो। आपको भी आपके इंट्राडे के अंदर हेल्प मिलेगी, लाइव एनालिसिस करके दूंगा मैं आपको, तो आपका भी एक माइंड के साथ एक और माइंड ऐड हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि आपका पावर डबल हो जाएगा। अगर आप खुद एनालिसिस करते हो वही मैं अगर आपको और एक एनालिसिस दे रहा हूँ, आपने समझा कि अगर सोचो आपने सोचा कि बाय करते हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ बाइंग के साइड आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है, ये एनालिसिस है, ये मोमेंटम आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि सेल करना है और मैं कह रहा हूँ कि बाय करना है, तो अगर आप सेल करना चाह रहे हो, अगर आप 10 लॉट करते तो आप 5 ही करते, तो आपकी क्वांटिटी साइजिंग कम हो जाएगी, भले प्रॉफिट कम होगा, लॉस कम होगा, जो भी होगा, लेकिन दोनों का व्यू मिलता रहेगा। तो आपको क्लियर ट्रेंड जब आपको मिलेगा कि जब मैं भी कह रहा हूँ बाय करना है आप भी कह रहे हो बाय करना है, जब मैं भी कह रहा हूँ सेल करना है आप भी कह रहे हो सेल करना है, तब आप कॉन्फिडेंटली बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हो। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें निफ्टी की बिगर बिगर टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें, तो ऐसा चार्ट तो बेरिश है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा चार्ट तो बेरिश है। निफ्टी एटलीस्ट यहाँ तक आने की एक बार कोशिश करेगा, 16,000 तक। एज पर चार्ट में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी का व्यू थोड़ा सा बेरिश है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी एंड मार्च फर्स्ट, ये जो वीक है उसकी मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार 18,000 के आसपास वापस जाने की कोशिश करेगा। हर बार चार्ट्स को एकदम इम्पोर्टेंस देना मुझे नहीं पसंद, हर बार टेक्निकल्स को एकदम इम्पोर्टेंस देना मुझे नहीं पसंद। कई बार आपको चार्ट के बाहर, कई बार आपको टेक्निकल्स के बाहर भी देखना होता है। चार्ट के हिसाब से एक ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर निफ्टी काम कर रहा है। शॉर्टर टर्म चार्ट फ्रेम की बात करें तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, जिसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी 17,800 तक तो इमीडिएट बेसिस पे जाना चाहिए। जितना पोल का हाइट है उतना तो निफ्टी अपर साइड भी कवर कर देना चाहिए। उसके ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट के पहले नहीं, ब्रेकआउट पे अगर बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी एक अच्छा सा आपको मोमेंटम ऊपर की बाजू दिखा सकता है। लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के लिए मेरा व्यू बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। आपको लग रहा होगा कि ये जो रशिया का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन ये सब जो चल रहा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि जो रशिया का वॉर है इतना सब कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, फेड का रेट हाइट है, रेट हाइक है, जो भी है जो भी है, मतलब वो सब है, तो काफ़ी सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपको बाहर से आ रहे होंगे। फिर भी मैं इतना बुलिश क्यों? मैं बुलिश कुछ एक दो रीज़न के कारण हूँ। डोमेस्टिकली मैं बुलिश हूँ। क्यों? क्योंकि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। आपको पता है पेटीएम का आईपीओ आया था, उसके बाद मार्केट का क्या हाल हुआ। एक बात तो है कि जब बड़े बड़े आईपीओ आते हैं उसके बाद थोड़ी लिक्विडिटी सकआउट होती है और मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में जाता है। लेकिन जब देश का सबसे बड़ा आईपीओ, गवर्नमेंट कंपनी, खासकर वो भी गवर्नमेंट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी का आईपीओ नहीं है जहां पर लोगों की एक्साइटमेंट ऑलरेडी हो, इस पे भी नो डाउट लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सभी को चाहिए ये आईपीओ, सभी को ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं बात करूँ एक पब्लिक कंपनी की, और वो
देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेके आने वाली है, जो कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, उसके भी मार्केट कैप के आसपास या उससे ऊपर जाने की जो भी अभी तक वैल्यूएशन सामने आई नहीं है, तो वो एस्टिमेट लगाया जा रहा है। रिलायंस से भी बड़ा होगा ये कंपनी लिस्टिंग डे पर ही। तो आप समझ सकते हो कि जब इतना बड़ा एक साइज का आईपीओ आ रहा है, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर एक तो बड़ा आईपीओ और ऊपर से एक पब्लिक कंपनी का आईपीओ, ये कोई गवर्नमेंट का है, ये कोई प्राइवेट कंपनी का आईपीओ नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी का आईपीओ है। तो ऑलरेडी एक तो आधे इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट कंपनी के नाम से दूर भाग जाते हैं कि भाई रहने दो, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा स्टेक होता है, कल को कुछ पॉलिसी में चेंज कर दिया, कुछ हो गया, तो जो ऐसा आईआरसीटीसी का हाल हुआ था वैसा एलआईसी का हाल हो जाएगा, या वैसे जैसे बाकी कंपनीज भील गेल सेल का हाल हो रखा है वैसा हाल एलआईसी का हो जाएगा। वो सेंटिमेंट गवर्नमेंट को चेंज करना है। दूसरा एक लोकल सबसे बड़ा, 10 मार्च को रिजल्ट आ रहे हैं 5 अलग अलग स्टेट इलेक्शंस के। इतने बड़े बड़े स्टेट इलेक्शन, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनके इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं 10 तारीख को। तो एक प्री इलेक्शन रैली मुझे लगता है कि आनी चाहिए मार्केट के अंदर, जहाँ पे कंफर्म्ड है मोस्टली या कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है या नहीं जीतने वाली, वो जो भी हो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक प्री आपको इलेक्शन रैली देखने को मिलेगी, इलेक्शन रिजल्ट की रैली देखने को मिलेगी। और या तो रिजल्ट अच्छे आते हैं इलेक्शन के पहले तो आपको एक पॉजिटिव मूव मिलेगा, और थोड़ा सा क्योंकि आईपीओ आ रहा है, इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, उसको सेल थ्रू करना है मार्केट के अंदर से, अगर निकालना है तो अगर मार्केट करेक्शन में होगा, अगर मार्केट यहाँ से एक नया लो बनाता है, वो निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार आपको खाली चार्ट, खाली टेक्निकल्स के अलावा थोड़ा सा एक ये दो चीज़ों को साइड में रख के आपको बाहर का भी देखना है। तीसरा, वर्ल्ड वॉर 3 एज पर मी मैं गलत भी जा सकता हूँ, यू नेवर नो, कब बॉम्ब गिर जावे, कब कुछ हो जावे। एज पर मी रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं होगी, एज पर भी रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं होने वाली है। ये सब ठीक है, एक शॉर्ट टर्म पैनिक क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जताने के लिए रशिया को यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन को रशिया के ऊपर, ये सब चलता रहेगा। अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए कंट्री टाइम टू टाइम ये सब करती रहती है। वॉर पे जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी कंट्री को वॉर पे जाना है ये कोई छोटी बात नहीं है। कंट्री को पता है कि अपोजिशन कंट्री को भी नुकसान होएगा, और जो कंट्री वॉर पे जा रही है उस कंट्री को भी नुकसान होगा, और प्लस जो कंट्रीज के जिनके साथ अलायंस है, जैसे रशिया के अलायंस जो रशियन इन्फ्लुएंस्ड कंट्री के ऊपर है, या जो यूरोप के अलायंस जो यूक्रेन के ऊपर है, वो भी लड़ेंगे, वो भी अपने ट्रूप्स देंगे, उनके भी जान माल का खतरा होने वाला है। तो वो लोग भी बाहर से ये भी चाहेंगे, बाहर के लोग भी यही चाहेंगे कि पीसली सब काम हो जावे, उनके भी सैनिक ना मारे जावे। रशिया भी यही चाहेगा, यूक्रेन भी यही चाहेगा। तो मुझे लगता है कि एट दी एंड एज सच कोई वॉर होने वाला नहीं है। वॉर होना मतलब काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट, ऑलरेडी इकोनॉमी एक इम्पैक्ट से गुजरी है। अभी हाल ही में 2 साल पहले कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉडाउन आया था सब जगह, इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप करेक्शन आए थे इकोनॉमी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा सब कुछ मतलब एकदम ठप सा हो गया था। अब वापस ऐसा कुछ वॉर जैसा सिचुएशन करके रशिया अपने कंट्री को एक ऐसे सिचुएशन पे लाके नहीं खड़ा करना चाहेगी, यूरोप नहीं करना चाहेगा यूक्रेन ऐसा करे, कोई मतलब ऐसा नहीं चाहेगा कि अब जैसे जैसे चीज़ें स्टेबल हो रही है वैसे ही कुछ नई मगजमारी आ जाए। तो वो भी मुझे लगता है कि इस वीक तक ये सेटल डाउन हो जाना चाहिए। एज सच कुछ होगा नहीं, वॉर वॉर सब कैंसिल हो जानी है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, ये मेरा व्यू है। सेकेंडली, एलआईसी का आईपीओ, बड़ा आईपीओ, द बिगेस्ट आईपीओ इन द कंट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो एक एक रैली मिसिंग है। अगर आईपीओ को निकालना है, अगर आईपीओ को निकालना है, इतने बड़े आईपीओ को निकालना है, तो इस रेट पर, इस नेगेटिविटी के साथ नहीं निकाल सकते। रेट ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मार्केट का रेट ठीक नहीं है, मार्केट का रेट अभी भी ठीक है। अगर हम देखें नीचे के लेवल से तो अभी भी रेट ठीक है, लेकिन एक एक रिलीफ रैली पेंडिंग है मुझे ऐसा लगता है, जो कि फेब एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आनी चाहिए। मुझे लगता है ड्यूरिंग एलआईसी आईपीओ के पहले एक बार निफ्टी 18,000 टच करने की कोशिश पूरी पूरी करेगा। एक बार मार्केट का मूड सुधरने की कोशिश पूरी करेगा, और ऐसा नहीं कि टच एंड गो हो जाएगा जैसे अभी ये हुआ था कि टच एंड गो वाला काम हो गया। एक बार 18,000 के आसपास गया, 2-3 दिन उसके ऊपर ट्रेड किया और फिर वहाँ से करेक्ट हो गया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करेगा 18,000 बाद। बेशक आईपीओ के बाद शायद करेक्ट कर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 18,000 के आसपास थोड़ा सा सस्टेन करेगा, एटलीस्ट टिल आईपीओ एंड्स। जब तक आईपीओ की सब्सक्रिप्शन पूरे नहीं हो जाते तब तक मुझे लगता है एक बार 18,000 या 18,000 के आसपास या उसके ऊपर ट्रेड स्टेबली निफ्टी करना चाहिए। हालांकि न्यू हाई बनेगा नहीं बनेगा वो नहीं पता, लेकिन 18,000 के आसपास या उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, ये मेरा व्यू है। तो चार्ट्स
और टेक्निकली मैं देखूं तो बेरिश है। 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल हम देखें तो हायर लोज सॉरी लोअर लोज लोअर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो चार्ट के अंदर एक खाली पोल एंड बुलिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हुआ था 17,800। सेकेंडली अगर आप खाली डोमेस्टिक रीजंस देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि वॉर होगा, वो सब सेटल डाउन हो जाना चाहिए इस वीक तक और चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हो जानी चाहिए। होता भी है तो फिर मार्केट करेक्शन में वापस थोड़ा सा और डीप करेक्शन में जा सकता है। लेकिन आईपीओ के पहले एक एक रैली आपको 500 से 1000 पॉइंट की एक रैली निफ्टी के अंदर पेंडिंग है, ड्यू है, जो मुझे लग रहा है कि आनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से रिलीफ रैली आनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से मार्केट का मूड माहौल सेंटीमेंट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। एक बार इसे पार कर देना चाहिए 18,000 को, या 18,000 के आसपास जाना चाहिए, तो ही एलआईसी का आईपीओ एक सक्सेसफुल आईपीओ होगा। अगर गवर्नमेंट को दिखाना है, और ये आईपीओ ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में इसकी नज़र है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी नज़र है, क्योंकि ये दी बिगेस्ट आईपीओ आ रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसके ऊपर सबका ही नज़र है कि कैसा परफॉर्मेंस आता है, कैसे सब्सक्रिप्शन आते हैं, सभी को देखना है। और ये गवर्नमेंट के भी नाक की बात है कि अगर गवर्नमेंट कोई आईपीओ ला रही है और उस पर अच्छा सब्सक्रिप्शन लेके आ पा रही है और लिस्टिंग अच्छी हो रही है, ये नहीं कि पेटीएम जैसा हाल हो जावे कि आईपीओ आया 2021 की रेंज में, लिस्ट हो गया 1800-1900 की रेंज में। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ तो आप ये सोचेगा सारे पीएसयू सेक्टर में भयंकर मंदी आ जाएगी। वापस मैं कह रहा हूँ, सारे पीएसयू सेक्टर में भयंकर मंदी आ जाएगी अगर एलआईसी का आईपीओ नेगेटिव लिस्ट हो गया तो। देखिए एक बड़ा आईपीओ है, बहुत एलोकेशन मिलने वाला है ऑलमोस्ट सभी को, जितने अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट उसमें से मेजोरिटी को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। और ये अगर अलॉटमेंट नेगेटिव लिस्ट हो गया, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 100% तो नहीं होगा ना, 50% होगा, बहुत कम 5, 10, 15% के आसपास का ही इस पर गेन मिलेगा। लेकिन अगर ये बाई चांस नेगेटिव लिस्ट हो गया तो फिर ये पूरे पीएसयू सेक्टर के अंदर एक बड़ा क्रैश, एक बड़ा क्रैक लेके आ सकता है। फिर और गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास लोगों का उठ जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का, और जो खास करके आईपीओ को लेके, एलआईसी के आईपीओ को लेके नए अकाउंट्स ओपन होंगे, उससे और विश्वास खराब हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है एक रिलीफ रैली पेंडिंग है जो कि आनी चाहिए एट फेब एंड और एट मार्च फर्स्ट वीक। लेट्स सी, और मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन करेगा, ये नहीं कि गिर जाएगा, सस्टेन करेगा। यानी 17,500 के ऊपर मार्केट को एटलीस्ट सस्टेन करना पड़ेगा अगर एक अच्छी, एक डिसेंट लिस्टिंग एलआईसी के आईपीओ के लिए लेके आनी है। तो मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबिलिटी ऊपर की बाजू होगी। यहाँ से अगर और नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा मेरा व्यू गलत हो जाएगा, और मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको कि गलत हुआ है। लेकिन मेरा व्यू अभी फिलहाल के लिए बुलिश है, अच्छा खासा बुलिश है। यहाँ से एटलीस्ट 800 टू 1000 पॉइंट की रैली मुझे लगता है कि ड्यू है, आनी चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी के साथ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टच एंड गो वाला मामला होगा, सस्टेनेबिलिटी के साथ मुझे लगता है कि वो एक रैली आएगी और टिकेगी वहाँ पर एटलीस्ट जब तक एलआईसी का आईपीओ क्लियर नहीं होता तब तक। और वो जो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने हैं, उसमें भी अगर जो लीडिंग पार्टी है अगर वो जीत जाती है तो मेरे ख्याल से फिर एक और आपको थोड़ा सा बूस्ट, मोरल अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और रैली आता हुआ देखने को मिलेगा। अब गवर्नमेंट कुछ अच्छा प्लान करती है, आईपीओ के पहले एफआईएस के साथ कोई बातें होती है, एफआईएस बायर्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाता है, जो भी कुछ है आप समझ रहे होंगे। अगर कुछ ना कुछ अच्छा होना है और एक रैली पेंडिंग है एज पर माई व्यू, फिर भले शायद करेक्शन आ जावे एट दी हायर एंड ऑफ दिस ट्रायंगुलर पैटर्न के हायर एंड पे एक बार निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ये मेरा व्यू है एटलीस्ट एलआईसी के आईपीओ आने के पहले। बाकी आप आपका व्यू, इंडिपेंडेंट व्यू रख सकते हो, और मंडे के लिए क्या होगा वो मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर वीडियो बना के बता दूंगा। धन्यवाद।